दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज रब ने बना दी जोड़ी का 22वां भाग लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम सबने देखा है कि रक्षा और रुद्राक्ष दोनों घूम के वापस महल आते हैं तो महल में एक बहुत बड़ी ही अनहोनी हो जाती है। अब आगे रक्षा और रुद्राक्ष जब तक महल लौटे वहाँ एक अनहोनी हो चुकी थी। एक पहरेदार की बेरहमी से हत्या हो गई थी। लग तो रहा था कि किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन ऐसा नहीं था। जंगली जानवर भला किसी इंसान के दिल को उसके शरीर से क्यों निकालेगा। वही गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गांव में आज ऐसी घटना लगभग 70 साल बाद हुई है। ये किसी और का नहीं बल्कि डाकनी का कहर है। उस समय भी इसी तरह रहस्यमयी तरीके से लोग मरे हुए मिलते थे। गांव शमशान में बदल चुका था। एक स्वामी जी ने उस डाकनी को कैद कर दिया था, जिस कारण से ये गांव फिर सुख से रहने लगा। लेकिन अब फिर से किसी को उसको आज़ाद कर दिया था। आखिर इस बात को किससे पूछे, ये कैसी आपदा है। या तो ये किसी शमगर का काम है और वो लोग ये सब बस डर पहलवाने और इल्ज़ाम उस चीज़ पर डालने के लिए कह रहे हैं जो कि है ही नहीं। रक्षा अपने पलंग पर लेटी हुई ये सोच रही थी। पूरे गांव में डर की लहर दौड़ गई थी। लोगों ने उस आदमी की अंतिम संस्कार कर दिया और अब घर घर में डाकनी की लौटने की खबर फैली हुई थी। महल में माहौल थोड़ा तनाव भरा ही था। अपनी प्रजा की रक्षा करना तो राज परिवार का ही फर्ज था। रक्षा भी अब अपने कमरे से निकलकर दादी सा के पास नीचे हॉल में बैठी हुई थी। रुद्राक्ष अभी तक नहीं आया। ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारे गांव की खुशियों को। दादी सा ने परेशान चेहरे से कहा। दादी सा, क्या वो डाकनी वाली बात सच है क्या? कौन है ये डाकनी और इस गांव में कैसे? रक्षा ने दादी सा से पूछा। जी बंदनी सा, वो सच में है। इस गांव में उस डाकनी की साया एक लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। आज से 70 साल पहले एक लड़की ने डाकनी साधन करने की कोशिश की थी। उसकी वो साधन किसी वजह से अधूरी रह गई, जिससे डाकनी का क्रोध जाग गया। वो उस दिन से इस गांव के लोगों को बलि देने लगी। एक स्वामी जी ने उस डाकनी को कैद कर दिया और इस गांव को बचा लिया। डाकनी कोई साधारण नहीं बल्कि सभी स्त्री शक्तियों की ताकतवर है। याक्षरी और पिशाचिनी भी इसके आगे कुछ नहीं है। खैर छोड़ो, आप चिंता ना करो। आपकी रक्षा स्वयं महाकाल करेंगे और इस गांव की रक्षा भी कोई उपाय तो जरूर होगा, दादी सा ने रक्षा से कहा। दादी सा, तो आप उन गुरुदेव को आप फिर से, क्या वो जिंदा होंगे या उनको कोई शिष्य? रक्षा ने दादी सा से पूछा। नहीं बेटा, उन गुरुदेव ने उस डाकनी को कैद करने के लिए आत्माहुति दी थी। खुद की आहुति उनके बाद कोई भी शिष्य या सेवक नहीं है जो उन जितना शक्तिशाली हो। उनके पास एक किताब थी जिसमें डाकनी के सभी रहस्य थे, जो कि उस लड़की ने चुराई थी और डाकनी सीधी का प्रयास किया था। उस हादसे के बाद वो किताब पता नहीं कहाँ चली गई, दादी सा ने रक्षा से कहा। तो क्या अब कोई उपाय नहीं है? क्या उस किताब के बिना कुछ किया नहीं जा सकता? उस लड़की को क्या ही जरूरत थी ऐसा करने की? अब हम लोग क्या करेंगे? रक्षा ने परेशान चेहरे से पूछा। डाकनी के जादू से हम किसी भी इंसान को बस में कर सकते हैं। डाकनी अति उग्र है, भयंकर स्वरूप है उसका और अति शक्तिशाली भी है। अगर वो लड़की सीधी कर लेती तो दुनिया में किसी को भी अपने बस में कर
कोई भी काम करवा सकती थी, लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती ये की, बिना गुरु के बस किताब के सहारे सीधी पानी चाहिए, जो कि हो ही नहीं सकता। बिंदनी सा, एक गलत कदम आपको मौत की तरफ खींच सकता है। इस सीधी के दौरान कोई भूल चूक नहीं होना चाहिए। जो उससे हुई और वो खुद भी मारी गई थी। बिंदनी सा, रानी रजिया ने रक्षा के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, ये सब जानने के बाद तो एहसास हो रहा है कि वो काफी शक्तिशाली है, लेकिन उसे हराने का कोई और फिर कैद करने का कोई तो उपाय होगा ही ना। रक्षा ने रानी रजिया और दादी सा की तरफ देखते हुए कहा, होगा, लेकिन सिर्फ उस किताबों में जो अब कहाँ है कोई नहीं जानता। आप भी दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालो। हम काशी संदेश भिजवा कर त्रिजटा साधु बाबा को बुलवा लेते हैं, वो ही अब कोई उपाय करेंगे। दादी सा ने रक्षा से कहा। रानी रजिया और रक्षा ने हाँ में सर हिला दिया और वो तीनों अपनी अपनी सोच में डूब गई। रक्षा जी, मासा, दादी सा, आप सब लोग क्या बातें कर रहे हैं? यूं चुपचाप साथ बैठ भी अपने ख्यालों में व्यस्त। आप सब लोग फिक्र ना करिए, सब ठीक होगा। रुद्राक्ष ने उन तीनों को चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, हम भी यही चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए जी। रानी रजिया ने रुद्राक्ष से कहा। सभी ने हाँ में सर हिलाकर और रुद्राक्ष की ओर देखने लगे। ना जाने आज रक्षा को रुद्राक्ष कुछ अलग लग रहा था। इन्हें क्या हुआ है? क्या बीमार हैं या शायद थकान? रक्षा ने मन में सोचते हुए कहा। आप खाना खा लीजिए और फिर आराम कीजिए। रुद्राक्ष जी, काफी लंबा सफर था, आप ड्राइव करके थक गए होंगे लगता है। चलिए खाना खिलाती हूँ पहले आपको। रक्षा ने खड़े होते हुए कहा। रक्षा और रुद्राक्ष ने एक दूसरे को देखा और फिर दादी सा और रानी सा को। उन दोनों ने पलकें झुकाकर इन दोनों को जाने की परमिशन भी दे दी। रक्षा ने रुद्राक्ष के साथ बैठ खाना खाया था, लेकिन आज उसे उसका बर्ताव कुछ अलग लग रहा था। शादी के बाद से आज तक रुद्राक्ष ने हमेशा उसे पहले खिलाया था, फिर खुद खाया था। वो पहला निवाला हमेशा ही रक्षा को खिलाता था, लेकिन आज उसका ध्यान सिर्फ खुद खाने पर था। यूं अचानक क्या हो गया इन्हें? ऐसे अलग सा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? रक्षा ने अपने मन में सोचा। रक्षा को रुद्राक्ष कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसे आज रुद्राक्ष की आंखों में पहले जैसी बात नहीं दिख रही थी। आज वो चमक नहीं थी जो अक्सर ही रक्षा रुद्राक्ष की आंखों में देखा करती थी। रुद्राक्ष की वो आंखें जिनमें सबके लिए करुणा भरी थी, आज बहुत सी दर्द लग रही थी और उसके बर्ताव में भी काफी ज्यादा बदलाव आए थे। रुद्राक्ष हमेशा से ही रक्षा को पहला निवाला खिलाकर खुद खाता था। रक्षा तो मानो उसके लिए इबादत सी थी और ये बात वो खुद भी अच्छी तरह जानती थी। लेकिन आज रुद्राक्ष तो उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था। जब से बाहर से वापस आया था, रक्षा को तो अब रुद्राक्ष के बदलते बर्ताव को देखकर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो अब इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। जब से बाहर से आए हैं, तब से इनका बर्ताव कुछ बदला हुआ है। घर वापस आने तक तो ठीक थे, लेकिन अब मुझे पता लगाना होगा इन्हें क्या हुआ है, और इसके लिए मुझे सोनम की मदद चाहिए होगी। क्योंकि ना जाने क्यों मेरे दिल कह रहा है कुछ तो गलत है, और शायद ये प्रभाव ढाकने की वजह से ही है। वो कहीं तो आसपास है, इसलिए वो आदमी राजमहल के बाहर था। मुझे पता लगाना होगा आखिर क्या सच में रुद्राक्ष जी पर डाकनी के सम्मोहन किया है। रक्षा ने अपने मन में सोचते हुए कहा। अपना खाना खत्म करने के बाद रुद्राक्ष चुपचाप वहां से चला गया। उसने तो रक्षा से एक शब्द तक नहीं बोला, चाहे किसी भी तरह, लेकिन रुद्राक्ष का बर्ताव रक्षा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
उसने भी अपना खाना खत्म किया और सीधा सोनम के कमरे की तरफ बढ़ गई। रक्षा जैसे ही सोनम के कमरे में पहुंची, उसकी नज़र सोनम पर पड़ी, जो कि बिस्तर पर बैठी रो रही थी। क्या हो गया, तू फिर से रो रही है? तेरा और मान का झगड़ा हुआ क्या? यह इस गांव में जो हुआ उसे सुनकर रक्षा ने सोनम से पूछा। सोनम ने जैसे रक्षा को देखा, वो बेड से नीचे उतर गई। रक्षा ने जल्दी से आकर सोनम को गले से लगा लिया। सोनम रक्षा के गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगी थी। आज उसकी आंखों में मानो किसी चीज की पछतावा नजर आ रहा था, जैसे उसे कोई पाप हो गया हो, दिल में कोई पाप करने जितना बोझ था। क्या बात हो गई, तू रो क्यों रही है सोनम? चुप हो जा। रक्षा ने सोनम की पीठ थपथपाते हुए कहा। कुछ नहीं यार, बस घर की याद आ रही थी। यहाँ पर डर लगता है अब। तू बता, तू तो ठीक है ना? और जीजू, कल तुम दोनों नाइट आउट पर थे ना, सब ठीक रहा? सोनम ने रक्षा से अलग होते हुए पूछा। सोनम की बात सुनकर रक्षा एक सोच में पड़ गई और थोड़ी रुक कर बोली, कल तक तो सब ठीक था यार, लेकिन आज उनमें कुछ बदला सा लग रहा है। जब से वो बाहर से वापस आए हैं, जैसे गांव में बातें हो रही हैं, मुझे उनकी फिक्र हो रही है। तूने तो सुना ही लिया होगा। तुझे लगता है क्या वो सच है? हमें इस बात की जड़ तक पहुंचना होगा। मेरा दिल कहता है सोनम, रुद्राक्ष जी और ये गांव खतरे में है। रक्षा ने एक परेशान चेहरे के साथ सोनम की तरफ देखते हुए कहा। तेरा मतलब है कि? देख रक्षा, हमें इतनी पावर नहीं है कि अकेले उस चुड़ैल, उस डाकिनी से लड़ सके। अभी रुक, हमें अभी काशी से त्रिजटा बाबा के आने का इंतजार करना होगा। बाकी रही बात जड़ तक पहुंचने की, तो हाँ, मैं तेरी एक मदद कर सकती हूँ। मैंने सुबह दो औरतों को बात करते हुए सुना था कि महल में एक तय खाना है, उसमें एक किताब है जिसमें इन सब बातों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। शायद उस किताब से हमें मदद मिल सकती है। कम से कम हम यही जान पाए कि आखिर वो है क्या चीज़। सोनम ने रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। तह खाना? कहाँ है ये तह खाना? और सोनम, ध्यान रखना कि थोड़ा रुक कर, मुझे पता है तुझे मेरी बात अजीब लगेगी यार, लेकिन फिर भी मुझे कई दिनों से नाइट मार्ग भी आ रही थी, इसलिए मैं तुझे कह रही हूँ कि रुद्राक्ष जी से कोई भी फालतू बात मत करना। उनसे जितना हो सके दूर रह। जितना दादी सा से मुझे पता चला है कि वो वशीकरण कर सकती है, मुझे शक है कि रुद्राक्ष जी उस पर उसका जादू है, क्योंकि रुद्राक्ष जी पहले कभी भी ऐसे नहीं थे। इसलिए मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। हमें चुपचाप अपने काम पर ध्यान देना होगा और महल के सभी लोगों को इससे दूर रखना होगा। रक्षा ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए सर हिलाया और एक गहरी सांस ली। दोनों ही जानते थे कि इस काम में बहुत ज्यादा जोखिम हो सकता था। रक्षा और सोनम उस तय खाने को पता लगाने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। महल इतना बड़ा था यार, हम उस तय खाने को कहाँ ढूंढेंगे? रक्षा ने सोचते हुए सोनम की तरफ देखते हुए कहा। जितना मुझे पता है, मैं हर जगह देख चुकी हूँ। मान ने कल मुझे पूरा महल घुमाया था और इस पूरे महल में एक ही जगह ऐसी थी जो तय खाने की तरह दिख रही थी, जहाँ बहुत अंधेरा था। बाकी सारी जगह तो कई तरह के कमरे थे जहाँ किताबों का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन उस अंधेरे कमरे के अंदर तो मुझे कुछ दिखा नहीं रहा था, पर पुरानी किताबों की खुशबू सी आ रही थी। मुझे लगता है कि हमें वहीं चलकर देखना चाहिए। सोनम ने रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। सोनम की बात सुनकर रक्षा ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और वो दोनों तय खाने की तरफ बढ़ गए। रक्षा उस राज को जानने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन इस वजह से वो और सोनम खतरे में भी आ सकते थे।
पूरे गांव में इस वक्त शौक का माहौल छाया हुआ था। तरह तरह की बातें हो रही थी। माँ सा हमें जल्द से जल्द कोई उपाय करना होगा। बाबा को आने में कुछ दिन लग जाएंगे। वो अपने साधन में लीन है और साधन 4 दिन में पूरी होगी। इसका मतलब वो यहाँ 7 दिन बाद ही आएंगे। तब तक के लिए गांव की रक्षा के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना इन 7 रातों में 7 लोगों की क्या या उससे भी ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। रानी रजिया ने दादी सा की तरफ देखते हुए परेशान चेहरे से कहा, आखिर थी तो वो इस राजमहल और पूरे गांव की रानी सा ही। इस गांव में आने वाली किसी भी विपत्ति को रोकना उनका काम था। राजा सा इस वक्त गांव से बाहर गए थे, कुछ जमीन देखने के लिए। इसलिए इस वक्त सिर्फ रुद्राक्ष ही था जो गांव को बचा सकता था, गांव की जिम्मेदारी उठा सकता था। लेकिन वो भी ना जाने कब और कैसे डाकनी के वश में आ गया था। आप ठीक कह रहे हो बिंदनी सा, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। आखिर उनकी कोई कमजोरी भी तो हम नहीं जानते। जिस वक्त गांव पर ये डाकनी नाम की समस्या पहले आई थी, हम भी तो यहाँ नहीं थे। गांव की बहुत ज़्यादा बड़े बुजुर्ग ही बता सकते हैं। हमें गांव के बुजुर्गों के साथ एक सभा बिठानी होगी। बुजुर्ग हमेशा ही सही उपाय देते हैं। दादी सा ने रानी रजिया की तरफ देखते हुए कहा, जी मासा, हम शाम को ही सभा बुलाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस वक्त इस गांव में ये घटनाएं पहले हुई थी, हम यहाँ नहीं थे, लेकिन गांव में बहुत बूढ़े बुजुर्ग तो यही थे। उस वक्त कोई तो उपाय किया ही होगा। स्वामी जी ने आने से पहले या स्वामी जी ने भी आकर कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। अपने गांव की सुरक्षा के लिए हमें खुद ही कोई कदम उठाना होगा। राजा सा के आने से भी अभी समय है। हालांकि हमने उन्हें कोई संदेश नहीं भिजवाया है। हम नहीं चाहते उनकी जान खतरे में पड़े। रानी रजिया ने दादी सा की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा मत कहो बिंदनी सा, वो इस गांव की राजा सा है। एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। और फिक्र मत करिए आप, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो राजपुताना खून है, किसी को भी कुछ नहीं होगा जो राज परिवार से है। आप खुद भी तो जानती ही हैं कि छोड़िए उस बात को, इस गांव में सिर्फ राजमहल ही ऐसी जगह है जहां सबसे ज़्यादा खतरा भी है और सुरक्षा भी। हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा के लिए भी हमें कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। दादी सा ने मुट्ठियां कसते हुए रानी रजिया से कहा, वही रुद्राक्ष अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी लोहे की तरह तप रही थी। धीरे धीरे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा लो हो रही थी। सर भारी था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। क्या हो गया हमें, ये सब पता ही नहीं चल रहा, रुद्राक्ष ने अपने माथे को मलते हुए कहा। दूसरी तरफ रक्षा और सोनम तह खाने के सामने खड़े थे। तह खाने के आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। उस जगह काफी कम लोग जाया करते थे। महल के उस कोने में ज्यादातर अंधेरा ही छाया रहता था, क्योंकि वहाँ भी बहुत कम रोशनी थी। रक्षा ने आसपास देखा तो पास ही में एक लालटेन पड़ी हुई थी। चलो काम बन गया, इस लालटेन के साथ हम अंदर जा सकते हैं। रक्षा ने लालटेन को उठाते हुए सोनम की तरफ देखते हुए कहा। रक्षा और सोनम उस तय खाने के दरवाजे के सामने खड़े थे। दोनों की धड़कनें तेज थी। रक्षा को बिप्स भी आ रही थी और कुछ गलत हो सकता है, खतरा है, ये बात उसका दिल बार बार कह रहा था। लेकिन फिर उसे रुद्राक्ष और गांव की औरतों की चीखने रोने की हालत याद आ गई। जानती हूँ खतरा है, लेकिन जरूरी भी है। किसी को तो ये कदम उठाना ही होगा। इस महल और इस गांव की रक्षा करना मेरा भी धर्म है। छोटी रानी सा हूँ मैं। महादेव सहायता करना बाबा। रक्षा ने अपने मन में साहस जुटाते हुए खुद से कहा। रक्षा और सोनम की धड़कनें इस वक्त काफी तेज थी। वो दोनों
तहखाने के सामने खड़ी थी और उनके दिल में ये एहसास बार बार हो रहा था कि अगर उन्होंने ये दरवाज़ा खोलकर उस किताब को खोजने की कोशिश की तो कुछ भी हो सकता था। रक्षा पहले तो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन गांव में चल रही बातों और आसपास के हालातों को देखकर तो लग रहा था कि सच में ही ये डाकिनी का ही हो सकता है। सोनम, तू लालटेन पकड़, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर वो किताब मिल जाए तुझे तो भी उसे हाथ मत लगाना, मैं खुद उसे खोलूँगी, क्योंकि उस डाकिनी के बारे में जानने की आइडिया मेरा ही था। मैं नहीं चाहती कि तुझे कुछ भी हो। तूने वो मूवी तो देखी होगी जिसमें आत्मा मंगलसूत्र से जुड़ी थी। मंगलसूत्र को जिस इंसान ने छुआ वो आत्मा उसके पीछे पड़ गई, और जितना मुझे लगता है वो किताब जिस तरह से अंदर बंद है, हो सकता है उसको छूते ही वो, तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। रक्षा ने सोनम को लालटेन थमाते हुए कहा। देख रक्षा, ऐसी बातें मत कर, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। सोनम ने रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, हालांकि वो खुद बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो खुद को और रक्षा को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं करूँगी ऐसी बातें, लेकिन तू याद रखना वो किताब को सिर्फ मैं हाथों में लूँगी और तू चुपचाप पीछे लालटेन लेकर लाइट करेगी। रक्षा ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, अब चल जल्दी कर। सोनम ने रक्षा की तरफ देखा और फिर उन दोनों ने एक साथ उस तहखाने के दरवाजे की तरफ गए। हवाओं में इस वक्त मानो सन्नाटा सा छाया हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है। रक्षा और सोनम की धड़कनों के साथ साथ अब उनकी बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ रही थी। रक्षा ने अपनी आंखें बंद करके महादेव का ध्यान किया और बोला, हे भूतनाथ, आप सभी तरह के भूतों के राजा हैं। महादेव, मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। आप तो शमशानवासी हैं, मुझे भरोसा है आप तक आप मेरे साथ रहोगी। कोई भी शक्ति मुझे छू नहीं सकती। आपकी ये रक्षा इस गांव को बचा कर ही रहेगी। और याद रखना, मैं आपकी भक्त हूँ। मुझे कुछ हुआ तो आपकी जान जाएगी, मेरा क्या है। चलो, अब मेरे साथ अंदर चलो। रक्षा ने आंखें खोलते हुए दरवाजे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। दरवाज़ा लकड़ी का था। उसने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया तो महसूस किया कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, मानो कोई अंदर से उसे जोर से पकड़े हुए हो। क्या हुआ? दरवाज़ा खुल नहीं रहा। तू हट, मैं कोशिश करती हूँ, सोनम ने रक्षा से कहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद खोलूँगी इसे। और तुझे कहा ना, तू किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगी, सिर्फ लालटेन पकड़कर मेरे पीछे पीछे चल। रक्षा ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। सोनम जानती थी कि रक्षा को उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि यहाँ किसी भी चीज़ को छुए या कोई भी कोशिश करे। चाहे ही रक्षा की आवाज़ रूखी हो, पर उसकी आवाज़ के पीछे छुपी उसकी फिक्र साफ झलक रही थी। महादेव, आप तो परम बलशाली हैं, अब आप ही दरवाजे को खोलिए। महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रक्षा ने महादेव का नाम लेते हुए दरवाजे को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे दरवाज़ा झटके से खुल गया। चारों तरफ अंधेरा था और कुछ पुरानी किताबों की खुशबू सी फैली हुई थी। रक्षा ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा तो कुछ तस्वीरें पड़ी हुई थी और महल का कुछ पुराना सामान भी पड़ा हुआ था, और एक तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें रखी हुई थी। आगे चल, वहाँ किताबों के पास शायद इन्हीं किताबों में वो किताब भी होगी जिसके बारे में वो औरतें बातें कर रही थी। रक्षा ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए सर हिलाया और उन किताबों की ढेर की तरफ चले गए। सामने लाइब्रेरी की तरफ बड़े बड़े शेल्फ लगे हुए थे।
जिसमें अलग अलग तरह की किताबें थी। कुछ पुराणों की, कुछ वेदों की, कुछ कहानियों की किताबें थी और भी बहुत किस्म की किताबें वहाँ रखी हुई थी। यार रक्षा, यहाँ तो किताबों का पहाड़ है। मुझे तो लग रहा है 1000 से भी ज़्यादा किताबें होंगी। तुझे क्या लगता है हम कैसे ढूंढेंगे इन सब किताबों में वो किताब? सोनम ने अपने रक्षा की तरफ देखते हुए पूछा। वहाँ सच में ही बहुत सारी किताबें थी, जिन्हें देखकर तो सोनम को भी लगने लगा था कि वो इन सारी किताबों में उस एक किताब को ढूंढने लगी तो शाम हो जाएगी और शाम से सुबह तक भी शायद वो किताब ना मिले। मैं जानती हूँ किताबें बहुत सारी है सोनम, लेकिन हमें वो किताब ढूंढनी ही होगी और वो भी जल्द से जल्द। रक्षा ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। रक्षा ने अपने सामने दिख रही सभी किताबों को बारी बारी से जांचना शुरू कर दिया। उसने किताबों पर लिखे नाम को जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया और बस एक के बाद एक किताबें को देखती रही। लगभग 1 घंटा बीतने को था, लेकिन उन्हें अभी तक वो किताब नहीं मिली थी। सोनम तो बहुत थक चुकी थी और वही रक्षा के अंदर अभी भी वैसे ही चाहत थी उस किताब को पाने की। रक्षा, यार तुझे सच में लगता है कि वो किताब यही है? अभी तक तो मिली नहीं। सोनम ने मुंह बनाते हुए रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। मुझे पता है कि वो किताबें यही है, जैसे कि वो किताबें इस गांव के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ उस डाकनी की साया है, तो ज़रूर ही वो किताब किसी महफूज जगह रखी होगी। और जितना मुझे लग रहा है कि वो इन सब किताबों के बीच नहीं है, लेकिन है तो यही आस-पास ही, क्योंकि औरतों ने इसे तहखाने की बात की थी। वो जरूर किसी बक्से में बंद होगी। आस-पास देख सोनम, बक्से कहाँ कहाँ रखे हैं। रक्षा ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा। तू सही कह रही है, मैं देखती हूँ। सोनम ने रक्षा की तरफ देखते हुए कहा और लालटेन की रोशनी हर तरफ करके कोई बक्सा ढूंढने लगी। रुक रुक, वो देख वो बॉक्स। रक्षा ने एक मीडियम साइज के बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि बुक सेल्फ के नीचे ही रखा हुआ था। रक्षा और सोनम ने एक दूसरे की तरफ देखा और आगे बढ़कर उस बॉक्स को उठाया, जो कि देखने में एक कोई कीमती चीज रखने का बॉक्स लग रहा था। उस पर कोई ताला तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन एक रक्षा कवच की तरह एक धागा बांधा हुआ था और कुछ ताबीज भी, जिस वजह से अब तो रक्षा को इस बात पर यकीन हो गया था इस बॉक्स में और कुछ नहीं, वो किताब ही थी। हर हर महादेव, अब जो भी होगा आप संभाल लेना। रक्षा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मानो वो खुद महादेव से बात कर रही हो। रक्षा ने उस बक्से के ऊपर से धीरे धीरे सारे ताबीज हटा दिए। जैसे जैसे वो एक के बाद एक ताबीज हटा रहे थे, आसपास के वातावरण में कुछ बदलाव आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। रक्षा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है यार, सोनम ने आसपास देखते हुए कहा। वहाँ किसी भी तरह की खिड़की नहीं थी, लेकिन उस तहखाने में हल्की हल्की सी हवा चलना शुरू हो गई थी। चुपचाप नमः शिवाय का जॉब कर, समझी? और मुझे मेरा काम करने दे। मैं जानती हूँ कि खतरा है, लेकिन इस किताब के इतनी करीब आकर अब मैं अपने पैर पीछे नहीं हटा सकती। रक्षा ने सोनम से कहा। दोनों की धड़कनें फिर से बढ़ रही थी, मानो बुलेट ट्रेन से तेज हो। रक्षा ने अपने हाथों के साथ वो बॉक्स खोले, जिसमें एक मोटी सी किताब रखी थी। उस किताब के लोहे की तारों से बांधा गया था। शिवाजी ने बड़े ध्यान से वो किताब बाहर निकाल ली और बॉक्स साइड में रखकर एक टेबल के पास आ गई। सोनम भी उसके साथ साथ लैप लेकर चल रही थी। उसने किताब को एक टेबल पर रख दी और आराम से वो लोहे के तार हटाने लगी। रक्षा, तुझे सच में लगता है कि हमें ये किताब खोलना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से इसे बंद किया गया है,
मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ होगी। सोनम ने डरी हुई सहमी सी आवाज़ में कहा। मैं जानती हूँ सोनम, गड़बड़ तो होगी। इस बात का अंदाजा तो मुझे भी है, लेकिन रिस्क तो लेना ही होगा। अपनों की जान खतरे में है। और हाँ, अगर तुझे डर लग रहा है तो लालटेन मेरे पास छोड़कर बाहर जा सकती है। मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ सबको डर लगता है, और प्रॉमिस है मैं तुझे बाद में कुछ कहूँगी भी नहीं। तू जा। रक्षा ने सोनम की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ कहा। रक्षा जानती थी कि सोनम को काफ़ी डर लग रहा था और वो नहीं चाहती थी कि सोनम उसकी वजह से परेशान हो। वो थी ही काफ़ी अच्छी, और वही उसे भी पता था इस तार को हटाने से कुछ हो सकता है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना सोनम को बाहर भेज दिया जाए। पागल हो गई है क्या? अब जो होगा साथ में देखेंगे। तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। हम अंदर आए थे साथ में, और अगर हम दोनों बाहर जाएंगे तो साथ में। सोनम ने रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। तो बस विश्वास रख मुझ पर, कुछ नहीं होगा हो सकता हमें। मेरे महादेव हैं, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे। रक्षा ने सोनम से कहा। रक्षा और सोनम ने फिर गर्दन घुमाकर उस किताब की तरफ देखा। रक्षा ने धीरे धीरे सारे तारे उस पर से हटा दी और फिर धूल को झटकते हुए किताब को खोला। किताब को खोलते ही उन्हें किसी के चीखने की जोर से आवाज़ सुनाई दी, जिस वजह से रक्षा और सोनम दोनों ही डर गए। उन दोनों के मुंह से भी चीखें निकल गई। सी रक्षा छोड़ दे यार, इसमें बहुत खतरा है। सुना तूने ना? सोनम ने रक्षा के हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहा। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा। बोला ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव रक्षा कीजिए, महादेव मेरी सहायता कीजिए। इस किताब के इतने करीब आकर मैं छोड़ नहीं सकती। मेरे परिवार की जान का सवाल है। मदद कीजिए महादेव। रक्षा ने महादेव से प्रार्थना करते हुए कहा। पूरे कमरे का माहौल अचानक से बदल गया था। हवाओं में कुछ सिसकने की आवाज़ थी, और वो फुसफुसाने की आवाज़ बहुत तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था उन दोनों के अलावा भी रूम में बहुत से लोग थे। रक्षा और सोनम की ज़िंदगी में अब पहली बार हो रहा था। उन्होंने कभी भी सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनके लिए तो ये सब सिर्फ कहानी और किस्सों में हुआ करता था, लेकिन असल जिंदगी में जब ये सब हो रहा था तो उनकी जान तो मानो गले में ही आ गई थी। रक्षा का विश्वास महादेव पर अटूट था, जिस वजह से वो अपने महादेव पे भरोसा कर वही डट कर खड़ी रही। लेकिन सोनम थोड़ी घबराई हुई थी। रक्षा डर के बावजूद भी उस किताब को पढ़ना चाहती थी, क्योंकि उसके लिए अपनी जान से भी ज़्यादा रुद्राक्ष जरूरी था। रुद्राक्ष का वो बर्ताव उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खाना खाने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी, ना उसे संतुष्टि मिली थी, क्योंकि रुद्राक्ष ने आज उसे अपने हाथों से निवाला नहीं खिलाया था। रक्षा ने गहरी सांस भरकर नमः शिवाय के जाप के साथ उस किताब को पढ़ना शुरू किया, और वो जैसे जैसे उस किताब को पढ़ती जा रही थी उसकी आंखों में डर और परेशानी और बढ़ती जा रही थी। रक्षा की आंखों में डर बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जिसके वजूद को जानने के लिए वो इस किताब को पढ़ रही थी, वो कोई मामूली भूत चुड़ैल नहीं थी, एक डाकिनी थी। डाकिनी का साया आज तक जिस घर पे भी पड़ा था, उस परिवार की मातम मनाने के लिए कोई नहीं बचा। वो सबसे शक्तिशाली काली शक्तियों में एक है। इस शक्ति को अर्जित करना भी सबके सबसे कठिन है। इसकी सिद्ध करने के लिए भी इंसान को बहुत हिम्मत वाला होना चाहिए। कोई मामूली इंसान डाकिनी सिद्ध तक नहीं कर सकता। डाकिनी सबसे ज़्यादा वशीकरण के लिए जानी जाती है। जो इंसान एक बार सिद्ध
को कर ले, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज तक 100 में से सिर्फ 10 इंसान ही स्थिति को करने में कामयाब हो पाए हैं, बाकियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो असल में डाकनी है या किसी इंसान ने उस चीज को सिद्ध किया है। रक्षा ने किताब का पन्ना पलटते हुए कहा। रक्षा को उस किताब से डाकनी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था, जो कि काफ़ी खतरनाक भी थी। डाकनी काली शक्तियों में सबसे शक्तिशाली थी। इसका मतलब उसे हराना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि मामूली तांत्रिक भी उस शक्ति को नियंत्रण नहीं कर सकते थे। रक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसको रोके तो कैसे रोके। किताब के पन्ने पलटते पलटते उसे इतना तो समझ आ गया कि उसका पाला बहुत शक्तिशाली काली से पड़ पड़ा था और उसके दिल में एक डर भी था। जिस तरह से वो रुद्राक्ष का व्यवहार देख रही थी, वो समझ गई थी कि रुद्राक्ष पर किसी चीज का वशीकरण तो हुआ था कि कुछ ही समय में इतना बदलाव आना तो नामुमकिन था। किताब में बस उसकी पहचान की जानकारी दी है, क्या ये नहीं बताया कि उसे रोका कैसा जाए। रक्षा ने किताब को पन्नों को पलटते हुए कहा, बताया तो होना चाहिए। मैंने उन औरतों को बात करते हुए सुना था कि इस किताबों में उनके बारे में हर एक जानकारी थी, उसे रोकने की भी। सोनम ने लालटेन थोड़ी आगे करते हुए कहा। रक्षा जल्दी जल्दी किताबें को पढ़ते हुए पन्ने पलटती जा रही थी। मिल गया, डाकनी को रोकने का उपाय। अगर किसी घर में डाकनी का साया पड़ भी जाए तो वो इन उपायों का इस्तेमाल करके उसे रोक सकता है। उसे रोकने के लिए आ रक्षा जैसे ही उपाय पढ़ने लगी थी, उसके हाथ से किताब खींचकर ऊपर हवा में उड़ने लगी। रक्षा और सोनम काफी घबरा गए थे। पूरे कमरे में एक शैतानी सी हंसी गूंज रही थी। तू यहाँ तक पहुँच आई मेरी मर्जी से। अब तक मुझे इस किताब को पढ़ने दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुझे एहसास हो कि तेरा सामना किससे है। एक बात याद रखना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं तेरा पूरा खानदान मिटा दूंगी और तेरा पति तो मेरा ही है। कमरे में अनजानी सी दिशा से एक औरत की आवाज आ रही थी। सोनम तो घबरा गई थी, लेकिन रक्षा की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। रुद्राक्ष के मामले में वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती थी। उसकी लाइफ में रुद्राक्ष था जिसने उसे खुशियाँ दी थी, उसे खुलकर जीना सिखाया। उसे खाने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। तुम कुछ भी कर लो, मैं रुद्राक्ष जी को कुछ नहीं होने दूंगी और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, समझी तुम। पर याद रखना, ना तो मैं इस परिवार को कुछ होने दूंगी, ना अपने पति को। तुम चाह कर भी मेरे पति को नहीं छीन सकती, रक्षा ने गुस्से में चलते हुए कहा। लेकिन रक्षा की बात का कोई जवाब नहीं आया। बस एक छोटा बॉक्स उड़ता हुआ उसकी तरफ आया और उसमें टकराया, जिस वजह से रक्षा के माथे से खून आने लगा। रक्षा जमीन पर गिर गई थी और सोनम उसे संभालने के लिए बैठ गई। रक्षा रक्षा तू ठीक है ना, रक्षा के पास बैठते हुए कहा। भले उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे रक्षा की इतनी फिक्र भी हो रही थी। कमरे में पूरी तरह शांति हो गई और वो किताब भी न जाने कहाँ गायब हो गई। रक्षा इतना समझ गई थी कि वो किताब जिसकी थी वो अपने साथ ले गई। वो खुद उस किताब के उस बक्से से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। ताबीज की वजह से वो काली ताकत उसे छू नहीं पा रही थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उस डाकिनी की ही थी, जिसका साया पूरे गांव को तबाह कर देना चाहता था। रक्षा और सोनम जल्दी से उस तहखाने से बाहर आ गए। सोनम ने रक्षा का सहारा दे रखा था क्योंकि चोट की वजह से उसे काफ़ी दर्द हो रहा था, जिस वजह से वह सीधा नहीं चल पा रही थी। तो चल मेरे साथ, मैं जीजू को बुला देती हूँ, वो तुझे लीप लगा देंगे, सोनम ने रक्षा से कहा। नहीं,
और याद रखना, जो कुछ भी यहाँ हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात बस तेरी और मेरे बीच रहेगी। रक्षा ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है, लेकिन पहले लेप लगा ले। तुझे तेरे कमरे में छोड़कर मैं जीजू को बुला लाऊंगी, ठीक है? सोनम ने रक्षा की तरफ देखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं सोनम, मैंने तुझे कहा ना, जितना हो सके तू रुद्राक्ष जी से दूर ही रहना। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब तक मैं पता ना लगा लूं कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, तू कोई बात नहीं करेगी उनसे। रक्षा ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। तू कहना क्या चाहती है? सोनम ने रक्षा से पूछा। मैंने तुझे पहले भी बताया था ना रूम में कि वो कुछ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन पर वशीकरण हुआ है। इसलिए बेहतर यही होगा कि उनसे दूरी बनाए रखें। वशीकरण में वो तुझे पहचान नहीं पाएंगे और हो सकता है तुझे नुकसान पहुंचा दे, इसलिए मुझे ही उन्हें हैंडल करने दे। रक्षा ने सोनम से कहा। ठीक है, लेकिन तू भी अपना ध्यान रखना, समझी? सोनम ने रक्षा से कहा। सोनम ने लालटेन को जहाँ से उठाया था वापस वहीं रख दिया और तहखाना का दरवाज़ा बंद कर दिया। सोनम रक्षा को ऊपर ले गई। खुशकिस्मती से उसे किसी ने देखा नहीं, नहीं तो सबको पता चल जाता कि रक्षा को चोट लगी थी। इसके बाद तो सब उससे उसकी वजह भी पूछते। सोनम ने रक्षा को उसके रूम के सामने तक छोड़ दिया। अब तो भी जा आराम कर, आगे सब अब मैं संभाल लूंगी, रक्षा ने सोनम से कहा। सोनम भी चुपचाप सर हिलाकर रक्षा की हाथ छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रक्षा दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आ गई। रक्षा ने अंदर जाकर देखा तो रुद्राक्ष अपना सर पकड़कर पलंग पर ऊपर बैठा हुआ था। रुद्राक्ष जी, क्या हुआ आपको? रक्षा ने चिंता भरी आवाज में कहा। रक्षा की आवाज़ सुनकर रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ देखा। रक्षा भागते हुए रुद्राक्ष के पास आ गई और उसने उसके सर पर हाथ रख दिया। क्या बात है, दर्द हो रहा है? मैं दवा दूं? रक्षा ने रुद्राक्ष से पूछा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, हम ठीक हैं। आपको भी चोट आई है, आप किसी से कहकर लेप लगवा लीजिए, रुद्राक्ष ने रक्षा का हाथ हटाते हुए कहा। चाहे रुद्राक्ष वशीकरण में था, लेकिन उसका दिल अभी भी रक्षा का फिक्र करता था। रुद्राक्ष का इतना रूखा व्यवहार रक्षा के दिल को तोड़ रहा था। उसने आज तक कभी नहीं सोचा था कि रुद्राक्ष भी कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता था। वो दुनिया में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन रुद्राक्ष का ऐसा उखड़ा उखड़ा सा बर्ताव उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। रुद्राक्ष की आंखों में आज उसे अपने लिए वो प्यार दिखाई नहीं दे रहा था जो हमेशा ही वो देखती थी। रुद्राक्ष जी, मैं दवा देती हूँ, आप लेट जाएं, रक्षा ने दोबारा से रुद्राक्ष के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। रक्षा को इस वक्त सिर्फ रुद्राक्ष की चिंता थी। वो जानती थी कि रुद्राक्ष इस वक्त काफ़ी दर्द में था, लेकिन न जाने क्यों रुद्राक्ष को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो उसे देख रहा था, उसके सर में दर्द और तेज होते जा रहा था। वो बस चाहता था कि रक्षा उसके नज़रों के सामने से चली जाए। ये सारा किया धरा उस डाकिनी का था। उसने अपनी शक्तियों से रुद्राक्ष के दिमाग में रक्षा के लिए नापसंदी भर दी थी। हमने कहा ना, आपसे चले जाइए यहाँ से, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है और हम ठीक हैं, बस हमारी नज़रों के सामने से दूर रहो, रुद्राक्ष ने गुस्से से रक्षा की तरफ देखते हुए कहा। उसने रक्षा का हाथ इतनी जोर से झटका कि वो जमीन पर आ गिरी। रक्षा की आंखों में आंसू बहना शुरू हो गए थे, लेकिन उसके यूं आंसू देखे बिना ही रुद्राक्ष कमरे से बाहर चला गया। इनका ये विहेव अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा महादेव, कहीं उनकी ये नाराज़गी मेरी जान ही ना ले ले और मैं इन्हें यहाँ अकेला छोड़कर मरना नहीं चाहती, रक्षा ने ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहा। कमरे के बाहर तो रक्षा की आवाज़ नहीं जा रही थी, लेकिन कमरे के अंदर रक्षा की सिसकियाँ गूंज रही थी।
अब आप ही बताएं महादेव, मैं क्या करूं? मेरे पति उस डाकिनी के वश में है। मैं कैसे भी जी सकती हूँ, लेकिन रुद्राक्ष जी के बिना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को बचा कर रहूंगी और साथ ही इस गांव को भी। रक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए जमीन पर खड़े होते हुए कहा। वही दूसरी तरफ सोनम जैसे ही कमरे में पहुंची, किसी ने उसकी कमर से उसे अपनी तरफ खींच लिया। मान, तुम यहाँ? सोनम ने मान के सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा। तो और कहाँ जाएंगे? आप कहाँ थी अब तक? आप जानती हैं, हम कब से आपको ढूंढ रहे थे। मान ने सोनम को दीवार के साथ टिकाते हुए कहा। मैं बस वो थोड़ा घूमने के लिए गई थी। सोनम ने बड़ी बुझी हुई आवाज में मान को जवाब दिया। वो तो ठीक है, लेकिन आप इतना तप क्यों रही हो? आपका शरीर कांप भी रहा है। मान ने सोनम की गाल को छूते हुए कहा। पता नहीं, शायद तबीयत खराब हो गई होगी। सोनम ने मायूसी से कहा। आप यहीं रुकिए, हम अभी जाकर आपके लिए दवाई लेकर आते हैं। मान ने सोनम के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। सोनम ने मान की तरफ नम आंखों से देखते हुए कहा। सोनम जी, क्या हुआ? आप ऐसे? मान ने इतना ही कहा था कि सोनम उसके सीने से लग गई। जो कुछ भी हुआ था उससे सोनम काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। साथ ही उसके दिल में काफ़ी ऐसी बातें चल रही थी जो उसे पहले से भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ मान का साथ चाहिए था, उसका प्यार चाहिए था। मान भी सोनम को ऐसे देखकर काफ़ी घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया। जो हमेशा ही शेरनी की तरह गरजती रहती थी, वो आज इतनी मायूस क्यों है? सोनम जी, बताइए तो, क्या हुआ आपको? मान ने सोनम के बालों को सहलाते हुए पूछा। वो मैंने बाहर जो हुआ वो देखा तो औरतें बोल रही थी कि किसी का काला साया था मुझे अभी। सोनम ने इतना ही कहा था कि मान ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। और वैसे भी जब तक आप इस महल के अंदर हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप तो खुद कईयों को डरा देती हैं। आपको क्या ज़रूरत है डरने की? माँ की बात सुनकर मान की बात सुनकर सोनम ने गर्दन उठाकर मान की तरफ देखा और बोला, मुझे डर लग रहा है सच में। मान ने कुछ नहीं कहा और बस धीरे से झुककर सोनम के होठों पर अपने होठ रख दिए। वही महल के बाहर आंगन में मंदिर के सामने रक्षा महादेव की बड़ी मूर्ति के सामने खड़ी थी। रुद्राक्ष भी महल से जा चुका था और वो जानती नहीं थी कि वो कहाँ गया है। और इस वक्त उसकी जान को खतरा भी था, जिस वजह से रक्षा बहुत परेशान थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द हम इसी चैनल में प्रसारित कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।